आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में आने वाले मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊं। आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में ओपीआई या पर्सनालिटी टेस्ट के एमसीक्यूज होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं जिस तरह के आई वुड बी कंफर्टेबल लिविंग फार अवे फ्रॉम माई होम एंड फैमिली फॉर माई एजुकेशन आर कैरियर। तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं जिसके मुताबिक आप लोगों ने अपना आंसर देना होता है। इसको कहते हैं ओपीआई या पर्सनालिटी टेस्ट। जैसे ही आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक क्लियर हो जाता है उसके बाद 150 इस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ये पिछले साल टेस्ट के अंदर आया था। अभी देखिए सबसे पहला फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, इट्स टाइम पीरियड विल। अगर आप सिंपल पेंडुलम को ज़मीन से चांद पे लेके जाओगे तो उसके टाइम पीरियड के साथ क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है तो ये ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके साथ मून पे 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जबकि अर्थ के ऊपर 9.8। सो अगर आप सिंपल पेंडुलम को अर्थ से मून पे लेके जाओगे तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। अभी टाइम पीरियड इंक्रीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास पहले तो ग्रेविटी 1 और अंडर रूट जी के बराबर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि वो अभी स्लो स्लो आगे पीछे जाएगा। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? टाइम पीरियड अगर उसका ज्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कि अभी वो अपना सर्कल जो है टू एंड फ्रॉम मोशन स्लो करेगा। ठीक है, तो मीन्स टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा, उस सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास लेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी। टाइम पीरियड जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरह के एल ओवर जी। ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जी जो है मून के ऊपर डिक्रीज हो जाता है इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्या आइडिया कि टाइम पीरियड जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रेविटी के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम काफ़ी मरतबा पूछा गया है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की मास को डबल करोगे तो टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मास ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। अगर आप ग्रेविटी को डिक्रीज करो तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, टाइम पीरियड फिर एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक लॉसेस टाइम वेयर जी इज स्मॉलर। क्यों टाइम लॉस करेगा? क्योंकि आपके पास जी के ऊपर इसका डिपेंडेंसी है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको पता है जब आप एक प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर क्या होगा? तो इसके ऊपर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है। ठीक है, और वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है और यहाँ पर जीरो हो जाता है, फिर यहाँ पर दोबारा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होती है जो किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू जी के बराबर है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। ये एमसीक्यू भी काफी मरतबा पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के थ्रू एक्ट करता है जो कि जी के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है कि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में और ये किसके बराबर है? जी के बराबर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करें, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो है मैक्सिमम हाइट के ऊपर। टाइम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितनी टाइम में आप ऊपर जाओगे उतनी टाइम में आप नीचे आओगे और रेंज जो है तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या है कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड विच क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो देखिए एक बॉडी है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होगी? तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि ये बॉडी हर मूवमेंट के ऊपर अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो इसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। अभी देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है तो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तो कोई काम नहीं करता क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तो सर्कुलर मोशन में वर्क डन उसका जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। एंगल इसके अंदर 90 डिग्री है और एफ डॉट डी है, तो अगर आप cos 90 को पुट करोगे तो आपके पास आंसर जीरो आएगा, ठीक है। स्पीड जो है तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन जीरो, ये वाला क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है। टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाला क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है। इसका फार्मूला काफी मरतबा पूछा गया और फार्मूले के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, तो 4 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ नेटवर्क ऑन अ बॉडी इज नेगेटिव, अगर एक बॉडी के ऊपर नेटवर्क नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि नेटवर्क किसके बराबर है, नेटवर्क बराबर है, नेटवर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल का क्या मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ये कम होगी इनिशियल से, तो अगर ये कम होगी तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है कि आपके पास डिक्रीज होगी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही है। तो एक वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करें, वर्क डन किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो नेगेटिव वर्क मींस कि काइनेटिक एनर्जी उसका कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दोनों क्वेश्चन काफी मरतबा पूछे गए, ठीक है। जीरो नेटवर्क मींस के काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट है, ये एमसीक्यू याद रखना है, ठीक है। और वर्क डन और फ्रैक्शन के थ्रू जो वर्क डन होती है कौन सा है, वो आपके पास हो नेगेटिव है। और वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ नेटवर्क को ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, सिर्फ नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, ट्रांसफार्मर कौन से मैकेनिज्म के ऊपर एक्ट करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। अभी म्यूचुअल इंडक्शन का काम क्या है कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जब आप करंट को चेंज करोगे तो सेकंड इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है। इसकी जो रेशोज है, कॉइल्स की रेशो वो आपने पूछनी है, ठीक है। और एक मरतबा इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक ट्रांसफार्मर को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो उसकी प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा या सेकेंडरी कॉइल में। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देख डियर स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर जो है तो ये एसी करंट के ऊपर काम करता है, क्यों, क्योंकि आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करनी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा, जब आप अल्टरनेटिंग करंट दोगे, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हर मोमेंट पे अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है, जबकि जो डायरेक्ट करंट है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं ला सकता। चेंज नहीं ला सकता तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो आपके पास सेल है या जो आपके पास बैटरी है उसके अंदर डीसी करंट होता है। तो अगर आप ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करोगे तो आपके पास वर्क डन भी जीरो होगा, सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट भी जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था कि आपने ट्रांसफार्मर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर ज्यादा हो गया सेकेंडरी कॉइल के अंदर, उसको डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपने डीसी सोर्स को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। और दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यू जो काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है तो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करना है। अभी देखिए ये तो एक सिंपल लाइन है, लेकिन इस लाइन के पीछे जो एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं उसकी आपको समझ आनी चाहिए। अभी आपने ये पढ़ लिया कि अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करते हैं। अगर कल को कोई वैल्यूज दी गई कि प्राइमरी कॉइल की इतनी टर्न है, सेकेंडरी कॉइल की इतनी टर्न है, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ये है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ये है, आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इसकी वैल्यू निकाली, तो फिर आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछे गए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज करना, मतलब उसके सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा, उसके प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा, ठीक है, ये याद रखना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है, मतलब उसके सेकेंडरी कॉइल में करंट इंक्रीज होगा और वोल्टेज कम होगा, ठीक है। पावर जो है तो आपके पास कंजर्व होती है, मतलब रिमेन कांस्टेंट होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर। और फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर सेम होती है। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के बराबर होगी। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी होगी, सिर्फ फ्लक्स चेंज होगा। एंड चेंज इन फ्लक्स इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, ओके। अच्छा,
इन व्हीटस्टोन ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन, कब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा? जब आपके पास हो रेशो ऑफ रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स आर इक्वल, जब आपके पास, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर चार रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के एक चार रेजिस्टर्स होते हैं, तो इन दो आर्मों के बीच में आपके पास रेजिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तब आपके पास गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और गैल्वेनोमीटर के जीरो डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 14 जून है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें। अगर हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने कौन सा सेंटर रखना है, और हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन से डेट पे अप्लाई करनी है, और आपको उसी सेंटर के मुताबिक टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी देंगे। मैं इस वीडियो के अंदर भी नोट्स का डेमो शेयर कर देता हूं, और आप हमें मैसेज करके भी नोट्स पहले चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है जिससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा, और ऑनलाइन क्लासेस भी है। बाकी मैं खुद डॉक्टर हूँ, जो तैयारी आपको करवाऊंगा वो 100% गारंटीड होगी, उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। डेमोस चेक करके तसल्ली कर ले, फिर उसके बाद एडमिशन ले। सो डियर स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बैलेंस ब्रिज मींस के नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो होगा। जीरो करंट का सिंपल मतलब क्या है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी उसके ऊपर, ठीक है। और कंडीशन को क्या होगी जब P बाय क्यू आर्म और R बाय S आर्म की, ये देखिए, लेट सपोज दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज P Q R S, तो इस आर्म और इस आर्म के बीच में आपके पास रेजिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए। ये आपने याद रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करना है। लेट सपोज ये 3 रेजिस्टेंस आपको मालूम है, एक आपको मालूम नहीं है, तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं ना। अच्छा, और ये कब सेंसिटिव होता है? जब सारे 4 रेजिस्टेंस कंपेरेबल हो, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, और यहां से हम देखते हैं कि जब ये स्टेबल हो जाए तब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपने एक चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और उनके प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को आपने इंक्रीज किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ। तो देखिए, ये दो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने बताए हैं। अभी आपने डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो आपके पास कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई। जब आपके पास कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास इंक्रीज हो गई। तो आपने इस तरह के रिलेशंस को मालूम करना है, इनको याद रखना है, इनके ऊपर काफी सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गए, काफी लेंथी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है, और कैपेसिटेंस का और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप डिस्कनेक्ट कैपेसिटर को, उसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो उसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये दो बातें आपकी याद होनी चाहिए। जब आप प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और जब डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। जब डाइलेक्ट्रिक आप डालोगे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, वोल्टेज तब कम होगी, ठीक है। वोल्टेज भी कम होगी और चार्ज भी आपके पास कम होती जाएगी। अच्छा, और एनर्जी में भी डिपेंड ऑन कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। अच्छा, कैपेसिटर जो है ना, तो ये भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज जीरो। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, वो किसके बराबर है? एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा के बराबर है। तो फोर्स कब जीरो होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू हमारे जीरो करनी। तो जीरो कब होगी? जब आपके पास एंगल जीरो होगी या 180 होगी, ठीक है। तो देखें, जब आपके पास हो ये चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगी? ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के, यानी एंगल जीरो होगी या एंटी पैरेलल होगी, 180 डिग्री होगी, तब आपके पास यहाँ पर जीरो आ जाएगी और फोर्स आपके पास जीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री होगा, मतलब जब आपके पास चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। तो ये भी लास्ट टाइम पूछा गया है। तो ये देखिए, ये मैंने बता दिया, जीरो और 180 दोनों डिग्रीज के ऊपर आपके पास क्या होगा? जीरो फोर्स एक्ट करेगा, और 90 डिग्री पे आपके पास मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। 90 पे मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, 180 पे मिनिमम या जीरो फोर्स एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और फील्ड के, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स भी, वेलोसिटी भी, और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है तो डज नॉट डिपेंड ऑन चेंजिंग स्पीड, ओनली डायरेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप एक एटम को, एक चार्ज, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ोगे तो क्या वो मूव करेगा या उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा? तो याद रखते हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन को डालोगे ना तो हाइड्रोजन के ऊपर ऐसा तो कोई चार्ज नहीं, तो उसके ऊपर भी एक्ट नहीं करेगा, तो इट वर्क्स ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल। ओके। अच्छा, द नेगेटिव साइन इन पैराडेला, तो ये आपको पता है, दिस इज लेंस लॉ। नेगेटिव साइन किसको शो करता है? लेंस लॉ को शो करता है, ठीक है। और ये आपको क्या बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की मुजाहिमत कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये लेंस लॉ आपको शो कर रहा है नेगेटिव साइन, और लेंस लॉ जो है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ये एमसीक्यू भी काफी मरतबा टेस्ट के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, दिस इज लेंस लॉ, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ, फास्टर चेंज इन फ्लक्स ग्रेटर ईएमएफ, जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। लेंस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और नो चेंज इन फ्लक्स मींस नो इंड्यूस ईएमएफ, फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जब आप इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट अबाउ थ्रेशोल्ड करोगे तो आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, आपके पास जब आप उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, जब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से इंक्रीज की, तो इसका मतलब ये है कि अभी ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, मेटल को सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है। मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ। आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। अभी तक 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को तैयारी करवा चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे, और ये आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। जिस सेंटर से टेस्ट देना है उसी के मुताबिक आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इसके अंदर टीचर सपोर्ट भी होगा, और आपका टेस्ट 100% इससे क्लियर होगा। आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक हम आपको गेस्ट एमसीक्यूज भी देंगे, और ये आपको 6,000 के मिलेंगे। और अगर आपने हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो उसकी 15,000 फीस है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये सबसे पहले मेरे नोट्स है 189 पेजेस के। इसके अंदर वर्बल की ये सारे टाइप्स हमने कवर किए हैं, और ये डिटेल नोट्स है। ये वो नोट्स है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारी चीज़ें ऐड की। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से, काफ़ी सोल्यूशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा है। अभी इसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर 43 पेजेस है, ये वर्बल के है। इसके अंदर भी हमने क्विक रिवीजन और ये आप लोगों ने जल्दी रिवाइज करने के लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं। इसके अंदर भी देखिए प्रॉपर सोल्यूशन और सब कुछ अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स हैं। नॉन वर्बल के हर क्वेश्चन के साथ भी हमारी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है और आंसर लिखी गई है। तो ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स है 73 पेजेस के। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास पेपर्स के 1715 पेजेस के हमारे नोट्स है। ये पास पेपर्स के, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, ऑप्शन है, इसके साथ आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, और मजीद कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए। जिस तरह देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर है, मजीद आपसे कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, वो सारे मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट्स और आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सबके सब मेंशन है। तो ये हमारे पास पेपर्स के नोट्स है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ये पर्सनालिटी टेस्ट या ओपीआई के नोट्स है जो आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स के काफी डिटेल्स है। जैसे सर यहाँ पर अगर हम देखें तो वो सारे क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन सेम है वो सब हमने एक साथ दिए हुए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे फिजिक्स के नोट्स है। अच्छा, फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे इंग्लिश के नोट्स है। इंग्लिश के अंदर हमने ये सब कुछ कवर किया है, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ इसके अंदर हमने कवर किया है। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे नोट्स के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, आप उनको खुद चेक कर ले, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, अगर आप सिर्फ उनको कवर कर लेते हैं तो बाकी आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये पिछले 5 साल के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे, तकरीबन टोटल 70 वर्ड्स है। अभी अगर इसके बाद मैं देखूँ तो मेरे पास फिर क्या आता है, ये इंग्लिश भी हमारा हो गया है। अभी ये देखें, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स है, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी कलरफुल नोट्स हमने अभी न्यू बनाए हैं। टोटल ये 200 पेजेस के नोट्स हैं। इसके अंदर सारे पास पेपर्स के पॉइंट्स हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके टेस्ट में पूछे गए हैं, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर आ चुके हैं, और कॉमन गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये वो गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिवीजन है इसके अंदर। इसके अंदर सारे फार्मूलाज़ है, ये हमारे केमिस्ट्री के नोट्स हो गए, और इसके अलावा ये हमारे वो नोट्स हो गए बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी के हमारे डिटेल नोट्स आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे नोट्स मिले तो आप हमारे नंबर पे राब्ता करके इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। 6,000 के आपको ये नोट्स मिलेंगे, और टेस्ट आपका गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। ये हमारे पिछले कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप इनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह आपका टेस्ट क्लियर हो, आपका नाम मेरिट में आ जाए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ भी नहीं होता, आपने मेरिट में आना होता है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्कैमर से दूर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट डॉक्टर, वो सिर्फ आपका टाइम और पैसे ज़ाया करेंगे। तो उनसे बच कर रहे, वो आपको कम फीस का आंसर देंगे। या हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी करके टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये सारे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। ये पिछले कोर्स के हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर की है। तो अगर आप भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। वस्सलाम।